Exercise 1.3 question number 1. To prove root 5 is an irrational number. रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें इसको रैशनल नंबर मतलब इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अपोजिट इसलिए मानेंगे कि अगर ये अपरिमेय है, अगर हमें प्रूफ करना है, इसको हम परिमेय मानते हैं। अगर ये परिमेय सिद्ध नहीं हुआ, अगर ये परिमेय सिद्ध नहीं हुआ तो ये अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। लास्ट में ये अपरिमेय सिद्ध नहीं हो परिमेय सिद्ध नहीं हो पाएगा, मतलब रैशनल नंबर प्रूव नहीं हो पाएगा, तो ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। क्योंकि जो दो नंबर होते हैं परिमेय और अपरिमेय, ये जो है वास्तविक संख्या में आते हैं, यानी रियल नंबर में दोनों चीजें आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाता है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है। तो अगर रियल नंबर में दो ही टाइप के नंबर होते हैं, तो अगर रैशनल नहीं हो पाया तो इसका मतलब बचा हुआ नंबर क्या है, इरेशनल। अगर परिमेय नहीं हो पाया तो बचा हुआ नंबर क्या है, अपरिमेय। परिमेय नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, वो नंबर अपरिमेय हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको परिमेय संख्या मानते हैं। अगर परिमेय नहीं प्रूव हो पाया तो वो अपरिमेय प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ मानते हैं रूट 5, हमें जो सिद्ध करना है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। और जो हमने इसमें माना रूट 5 एक परिमेय। अगर परिमेय नहीं हो पाया ये सिद्ध, तो ये अपरिमेय अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं होगा। पी क्यू आपके पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है, और सअभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों नंबर्स में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। एचसीएफ 1 सअभाज्य संख्या, मतलब ऐसे नंबर जिसमें एचसीएफ जो होता है 1 आता है, मतलब ये दोनों नंबर ऐसे नंबर है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा। पी और क्यू ऐसे नंबर है जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्या कॉमन आ रहा है, 1। इसी तरह 4 एंड 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है। तो ऐसे किस टाइप के नंबर है पी और क्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी सबसे पहले। रूट 5 क्यू हो गया बराबर पी हो गया। हम यहाँ दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे, दोनों और वर्ग लेने पर, क्योंकि रूट वाले नंबर को बाहर निकालना है, तो इसलिए हमें दोनों और वर्ग लेना पड़ेगा। दोनों और वर्ग लेने पर, जब दोनों ओर वर्ग लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 5 क्यू का स्क्वायर हो गया और ये पी का स्क्वायर हो गया। अब जो मल्टीप्लाई में 5 है वो उधर डिवाइड में चला जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं पी स्क्वायर जो है 5 जो है क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि 5 को डिवाइड पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होने पर एक नंबर क्यू स्क्वायर आ रहा है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, माना यहाँ पे 100 है, 100 5 से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड आने के बाद यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है हमारे पास 20। 5 टू द 10 और ये 0 आ गया तो 20 आ गया। तो यानी कि अगर 5 किसी नंबर को, यानी कि किसी नंबर के स्क्वायर को, यानी कि 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा कम्प्लीटली। 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये 10 को भी 5 डिवाइड कर सकता है। 10 को डिवाइड करके 5 टू द 10 यानी कि 2 आ जाएगा आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 क्यू पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ 10 को डिवाइड कर रहा था 10 स्क्वायर को, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 जो है पी को भी डिवाइड करता है। 5 पी को, यानी कि 5 जो है 10 को भी डिवाइड करेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखें, क्योंकि 5 स्क्वायर 5 पी स्क्वायर को 5 पी स्क्वायर को पूर्णतः, मतलब पूरी तरह विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है इसलिए
5p को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा मतलब पूरी तरह डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पे था विभाजित करेगा। तो जब ये विभाजित करेगा 5p को पूरी तरह विभाजित करेगा, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 5p जो है p के अंदर 5 मौजूद है। इसका मतलब ये है जैसे 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है और p जो हमारा 10 है, p यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब 10 के अंदर हमारे पास क्या है 5 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब 5 के अंदर जो है p के अंदर जो 5 आ रहा है, p 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है मतलब 10 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p के अंदर आपका 5 है। 10 को हमने 2 फैक्टर कर लिए इसके, 5 जो है उस p का प्राइम फैक्टर है, तो 5 जो है p का प्राइम फैक्टर यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई में 2 आना चाहिए बट यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कोई कॉमन कोई भी इंटीजर, तो कोई इंटीजर है, पूर्णांक है कोई, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम कोई पूर्णांक ले लेंगे, यहाँ पे भी हम कोई पूर्णांक ले लेंगे। क्यों इसको मान लिया आर जो है कोई पूर्णांक है, यहाँ लिख देंगे जहाँ आर कोई पूर्णांक है। जैसे यहाँ पे 2 कोई पूर्णांक आया है उसी तरह से यहाँ पे आर भी पूर्णांक आ गया, जहाँ आर कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर है, आर इज एनी इंटीजर। तो अब इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, पी का मान पी बराबर 5r जो है इक्वेशन 1 में रख देंगे। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पे क्या आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह आएगा आपका 5r अपॉन में 5 का स्क्वायर करने पे, सॉल्व करने पर 25r का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा यानी कि 5r स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर सेम टू सेम। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन में 5। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही चीज़ लिख सकते हैं, वही स्टेटमेंट जो यहाँ लिखी थी, क्योंकि 5 जो है क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, तो पूरी तरह विभाजित क्यों करता है, क्योंकि उसको डिवाइड करने पे एक नंबर आ रहा है, प्योर नंबर आ रहा है, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आ रहा, तो इससे हमें पता चलता है 5 जो है क्यू स्क्वायर को पूरी तरह डिवाइड करता है, 5 क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, तो तो 5 पी को भी पूरी तरह या पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इट मीन्स हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम p को भी लिख सकते हैं 5 के फैक्टर की फॉर्म में, p के अंदर भी आपके 5 जो है एक फैक्टर आ रहा है, और यहाँ पे कोई भी एक पूर्णांक हम मान सकते हैं, जैसे s मान लेते हैं क्योंकि r हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इसलिए हम p बराबर लिख सकते हैं 5s, जहाँ s कोई पूर्णांक है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 p बराबर 5s, इससे पता चल रहा है कि p के अंदर एक 5 जो है एक फैक्टर है, p के अंदर 5 जो एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, तो p का गुणनखंड 5 हो गया। उसी तरह से सॉरी q था यहाँ पे, तो तो q की जगह q का एक गुणनखंड आपका क्या हो गया, q का गुणनखंड 5 हो गया, उसी तरह से p का गुणनखंड भी एक 5 है, p का गुणनखंड भी एक 5 है। तो इससे हमें पता लगता है कि p और q दोनों के अंदर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, p में भी 5 आ रहा है और q में भी 5 आ रहा है, तो अर्थात हम ये लिख सकते हैं, अर्थात p और q दोनों के दोनों के उभयनिष्ठ या फिर कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो एक के अलावा, एक के अलावा 5 भी है, एक के अलावा 5 भी है,
और हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है, दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहा है वो नंबर जो है वो 1 है। दोनों में एचसीएफ जो है 1 है। एचसीएफ मतलब दोनों में जो कॉमन आने वाला नंबर है, तो दोनों का एचसीएफ 1 हमने माना था। लेकिन यहाँ पे दोनों के अंदर जो एचसीएफ है, दोनों का कॉमन फैक्टर है 5 भी आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत था। ये नंबर कुछ और हो गया, हमने कुछ और माना था, 1 माना था कॉमन, लेकिन यहाँ 5 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी ऊपर नीचे आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत था। इसलिए हमारा मानना या हमारी एग्जप्शन जो थी वो रॉन्ग थी, मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत था। जब परिमेय नहीं है तो बची क्या परिमेय को छोड़कर संख्या? परिमेय को छोड़कर संख्या कौन सी बचती है? अपरिमेय। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं हो पाया तो वो होगा अपरिमेय। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो